हाँ, सबको मेरा नमस्कार बच्चों। आज हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। तो इस बीच हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो एनीवे आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने लास्ट वीडियो बनाया था मोशनल ईएमएफ के ऊपर, और आज हम देखने जा रहे हैं एसी जनरेटर, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एसी जनरेटर जो आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। इसमें आपका इंड्यूस ईएमएफ का डेरिवेशन कहना है, कैसे एसी जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ बनता है। तो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों एसी जनरेटर में आप बेसिक नॉलेज यही है एसी जनरेटर में कि दो मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इनके बीच में एक कोयल रखा जाता है। ये कोयल है ABCD। कोयल का दोनों सिरा होता है वो एक सिरा एक रिंग स्लिप रिंग से अटैच होता है, दूसरा सिरा दूसरे स्लिप रिंग से अटैच होता है, और उसी स्लिप रिंग के सामने एक ब्रश होती है जिसको कार्बन ब्रश कहते हैं। वो अटैच रहता है, वो स्टेशनरी रहता है बच्चों। रिंग तो मोशन करता है, रिंग तो घूमता है, लेकिन जो ब्रश है वो स्टेशनरी रहता है, वो प्रेसिंग रहता है। तो मेन पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर, एसी जनरेटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यही तो होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपने देखा होगा ना, पहले का जनरेटर कैसा होता है, ऐसा घुमाते थे हम हाथ से तो बिजली पैदा होती थी। तो वही एसी जनरेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, दैट इज़ एसी जनरेटर, और इसको डायनेमो भी कहते हैं। तो एनीवे इसके पार्ट्स को देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट है आर्मेचर। इट कंसिस्ट ऑफ आर्मेचर। बच्चों ये आर्मेचर जो होता है ये कोयल होता है, इस तरह से ये कोयल होता है, राइट। और यहाँ हमने केवल सिंगल कोयल बनाया है, एक्चुअली ये बहुत सारे कोयल होते हैं लाइक दैट, इस तरह से कोयल होता है। और इसके अंदर एक सॉफ्ट हम एक आयरन रॉड डाल देते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा सकें। तो इसको कहते हैं आर्मेचर। तो आर्मेचर इज़ नॉट ए सिंगल coil, armature is a collection of coil, and in that coil we place your soft iron material to increase the magnetic field. तो यहाँ हमने फिगर में केवल एक ही coil दिखाया है ABCD, लेकिन प्रैक्टिकली इसको हम आर्मेचर कहते हैं। नेक्स्ट इज़ फील्ड मैग्नेट। बच्चों ये जो मैंने बनाया नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये फील्ड मैग्नेट है। एक्चुअली ये कॉन्केव नेचर में होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट है स्लिप रिंग्स। ये आपका स्लिप रिंग्स है, जो आर्मेचर का जो दो सिरा होता है वो एक सिरा एक रिंग से अटैच होता है, दूसरा सिरा दूसरे रिंग से अटैच होता है, स्लिप रिंग्स। नेक्स्ट है ब्रश। बच्चों ये स्लिप रिंग्स जो है वो रोटेट करता है जैसे हम इसको घुमाते हैं। नेक्स्ट है ब्रश जो बच्चों कार्बन पीस से बना होता है। इट इज़ ए कार्बन पीस एंड ये स्टेशनरी रहता है, ये घूमता नहीं है। ये केवल यहाँ हम स्लिप रिंग के सामने इसको स्टेशनरी करते हैं, इसको प्रेस करके रखते हैं, इसको फिक्स रखते हैं, बट इट डज नॉट रोटेट। रोटेशन में केवल रिंग R1 एंड R2 है। तो इसमें R1 R2 रिंग है, ब्रश B1 B2 आपका दैट इज़ ब्रश है। इट इज़ ए कार्बन पीस स्टेशनरी प्रेसिंग अगेंस्ट स्लिप रिंग्स के साथ ये केवल प्रेस रहता है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया दैट इज़ एसी जनरेटर का। अब ये काम कैसे करता है? वर्किंग ऑफ द एसी जनरेटर। बच्चों इसको हम क्या करते हैं, इस कोयल को हम घुमाते हैं, राइट। व्हेन वी रोटेट द कोयल इन मैग्नेटिक फील्ड देन इंड्यूस ईएमएफ इज जनरेटेड, जो हम पढ़ते आ रहे हैं इन दिस चैप्टर। किसी भी कोयल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगी, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो वही इंड्यूस करंट की पोलरिटी क्या होगी वो एसी जनरेटर में हम देखेंगे। तो मान लेते हैं ABCD कोयल है, इसको हम ऐसा घुमा रहे हैं। देखिए मैंने एरो मार्क लगाया है, इसको ऐसा घुमा रहे हैं। जब इसको ऐसा घुमाएंगे तो AB ऊपर जाएगा, CD नीचे जाएगा। तो इसमें हम कौन सा नियम यूज़ करेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालते हैं। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। ये अपने ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंड्यूस करंट है, ये मोशन है। ये मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर मतलब इंड्यूस करंट, और थंब मतलब मोशन। तो अगर हम इसमें देखो, हम
इसको ए बी ऊपर जा, इसको ऐसा घुमा रहे हैं, ए बी ऊपर जा रहा है, सी डी नीचे आ रहा है। इसका मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। थम ये ए बी ऊपर जा रहा है तो इंड्यूस करंट ऐसा बन रहा है, ए से बी इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। एक बार फिर सुनिए। इसमें हम क्या करते हैं, कोयल को घुमाते हैं। तो कोयल को घुमा, यहाँ पे हम इस तरह से घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले ए बी ऊपर जाए, ए बी जो आर्म है ये ऊपर जाएगा और सी डी नीचे जाएगा, राइट। तो जैसे ही ऊपर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये कट करेगा तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगी और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यही है, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, करंट, इंड्यूस करंट और ये मोशन। तो ये मोशन ए बी ऊपर जा रहा है, फील्ड मेरा नॉर्थ टू साउथ पोल है, ए बी ऊपर जा रहा है, तो ये मेरा फिंगर ए टू बी दिखा रहा है। तो जैसे हम इसको ऊपर घुमाएंगे बच्चों तो ये ए बी ऊपर जाएगा, सी डी नीचे जाएगा। तो करंट मेरा इस तरह से यहाँ फ्लो होगा, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, इस तरह से फ्लो होगा, राइट, इस तरह से फ्लो होगा। तो डैट इज़ अभी कुछ, अब तक हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा कि सी डी यहाँ आ जाएगा और ए बी यहाँ चला जाएगा। मैं यहीं बना दे रहा हूँ, ये हो जाएगा सी डी और ये हो जाएगा ए बी, राइट। हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा कि अभी मेरा ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो जो सी डी पहले नीचे जा रहा था अब वो सी डी ऊपर जाएगा और ए बी जो ऊपर जा रहा था वो नीचे जाएगा, ए बी नीचे जाएगा और सी डी ऊपर जाएगा, लाइक दैट, राइट, लाइक दैट। नहीं, ये तो मैं डायरेक्शन बना दिया। हाँ, तो जब सी डी ऊपर जाएगा तो सी डी ऊपर जाएगा तो इसमें भी मेरा करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा जैसे यहाँ ए बी में जा रहा था। सी डी नीचे जाएगा तो ए बी नीचे जाएगा तो करंट इसमें ऐसे ही फ्लो होगा। क्लियर ना? अब क्या होगा, अब आप तो यहाँ ध्यान से देखिए, रिंग तो घूम रहा है लेकिन ब्रश अटैच है, ब्रश नहीं घूम रहा है, ब्रश स्टेशनरी है। तो अभी नेक्स्ट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा कि ये मेरा द करंट, ये जो B2 है, ये पहले यहाँ से करंट निकल रहा था तो इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको निगेटिव मान लेते हैं। अब जब ये मतलब पहले फर्स्ट केस में CD मेरा पॉजिटिव था, करंट निकल रहा था। सेकंड केस में CD की जगह AB आ गया, राइट। हाँ, तो बच्चों आपने देखा कि जैसे ही कोयल रोटेट करेगा, राइट, अभी जैसे मान लो ए बी सी डी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा आर्मेचर है, ये स्लिप रिंग है R1 एंड R2, ये ब्रश B1 एंड B2 है, B1 एंड B2। अब जैसे ही इसको हम रोटेट कराएंगे, पहले कॉइल ऐसा था, ये देखिए कॉइल ऐसा था, A B C D था। अब मैंने इसको रोटेट किया, इस तरह से रोटेट करा, ऐसा रोटेट किया। तो जब हम इसको ऐसा रोटेट कराएंगे इस तरह से, आप देखिए ए बी जो है, ए बी पोर्शन ऊपर जा रहा है, सी डी पोर्शन नीचे जा रहा है, ए बी ऊपर जा रहा है, सी डी नीचे जा रहा है, राइट। तो जब ए बी ऊपर जा रहा है, सी डी नीचे जा रहा है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम करंट की डायरेक्शन पता करेंगे, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट इसमें ए टू बी फ्लो होगा, जैसा मैंने बताया, ए बी ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये फील्ड है, ये करंट है। तो करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ए टू बी फ्लो होगा, यानी कि पूरे कॉइल में ए बी सी डी देन B1 B2 इस तरह से करंट फ्लो होगा। और जब कॉइल, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो एक्सटर्नल सर्किट है, ये मेरा एक्सटर्नल सर्किट है, इसमें मैंने कोई बैटरी नहीं लगाया है, खाली इसको घुमाएंगे तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो जब मैंने इसको घुमाया इस तरह से घुमाया, लाइक दैट, इस तरह से ए बी को ऊपर गया, सी डी नीचे गया, इस तरह से घुमाया मैंने, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, ए बी सी डी देन B1 B2। एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट मेरा है B1 से B2 फ्लो हो रहा है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि B1 जो है ब्रश, ये इट बिकम्स पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू B2, क्योंकि हम जानते हैं करंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलता है। तो B1 से जब करंट निकल रहा है एक्सटर्नल सर्किट में, इसका मतलब B1 पॉजिटिव है विद रेस्पेक्ट टू B2।
अब बच्चों ये कोयल ऐसा घूम के ऐसा हो गया, राइट ना, इट बिकम्स, इसको कहेंगे वर्टिकल पोजीशन। कोयल ऐसा था, ऐसा घूम के वर्टिकल पोजीशन में हो गया। तो अब मेरा ए बी यहाँ आ गया और सी डी यहाँ आ गया, राइट। और इस दौरान ये जो नीचे का आर्म है ए डी और बी सी, ए डी और बी सी जो है ये फील्ड के पैरेलल मोशन किया, फील्ड के पैरेलल मोशन किया। देखो आप ध्यान से देखिए, ये ए डी था, जब मैंने कोयल को ऐसा घुमाया तो ये फील्ड था, इसके पैरेलल मोशन किया, पैरेलल। तो इसलिए ए डी और बी सी में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाता है तो कोई इंड्यूस करंट उसमें प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इन दिस केस आल्सो when we rotate this coil in clockwise direction, AB is going up, CD is going down, then in this condition AD and BC they are moving parallel to the field, so there is no induced current. The induced current is only in the arm AB and CD and in the complete external circuit. अब जब ये coil ऐसा आ गया, अब ए बी मेरा ये हो गया, सी डी ये हो गया। अब फिर मैंने इसको घुमाया, इस तरह से घुमाया, तो अब सी डी मेरा ऊपर जा रहा है और ए बी नीचे जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, राइट। पहले ऐसा था, घुमा के ऐसा कर दिया, ओके, करंट हमको मिल गया। अब इसको मैंने फिर ऐसा घुमाया तो ये जो सी डी ये नीचे जा रहा है, ए बी ऊपर जा रहा है। तो यह मैंने दिखाया, अब सी डी यहाँ आ गया, ए बी यहाँ चला गया। तो अभी क्या होगा बच्चों, इसमें भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, बट इन रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि पहले सी डी जो था वो नीचे जा रहा था तो करंट की डायरेक्शन ऐसी थी। अब सी डी ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। जब जैसे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी तो करंट मेरा एक्सटर्नल सर्किट में पहले B1 से B2 जा रहा था, अब B2 से B1 जाएगा, राइट। इसका मतलब अब B2 जो है इट बिकम्स पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू B1, इट बिकम्स पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू B1। तो इस तरह से B2 मेरा अब पॉजिटिव हो जाएगा और B1 मेरा निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप एक्सटर्नल सर्किट को देख रहे हैं इसमें पोलरिटी चेंज हो रहा है। कभी इन द फर्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव हो रहा है, ये निगेटिव हो रहा है, करंट मेरा B1 टू B2 जा रहा है। इन द सेकंड, जब सेकंड आता है मेरा हाफ, तो उसमें मेरा B2 पॉजिटिव हो जा रहा है, B1 निगेटिव हो जाए, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जा रही है। इस तरह से इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल्टरनेटिंग करंट। आई थिंक इट इज़ क्लियर ना। तो इतना छाप लेंगे, प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या है, कैसे इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन यहाँ निकालते हैं। तो बच्चों जैसे कि कोयल को हम रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मान लीजिए ये मेरा कोयल है, इसको हम घुमा रहे हैं, राइट, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो आफ्टर टाइम टी कोयल को मैंने घुमाया इस तरह से, और नॉर्मल टू द कोयल, ये कोयल है मेरा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इस एक्सिस में घुमा रहे हैं इसको, राइट। वी आर revolving the coil and this axis perpendicular to the field. After time t मान लेते हैं, इसको मैंने एंगल थीटा से घुमा दिया इसको, राइट। देन द नॉर्मल टू द coil makes an angle थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो फ्लक्स की कंपोनेंट होगी, फ्लक्स इक्वल्स टू दैट इज द कंपोनेंट अलोंग द फील्ड। ये कोयल मैंने, इस कोयल ऐसा था पहले, इसको मैंने इस तरह से, कोयल ऐसा था, इसको मैंने इस तरह से घुमाया, राइट। तो आफ्टर टाइम टी ये एंगल थीटा बनाया विद द मैग्नेटिक फील्ड, कौन, नॉर्मल टू द कोयल, एंगल थीटा बनाया। तो इसका कंपोनेंट अलोंग द फील्ड इज बी कॉस थीटा। तो दैट इज बी कॉस थीटा इनटू एरिया, दैट इज द फ्लक्स। बच्चों जनरली फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, दैट इज बी ए कोस थीटा। और हम इंड्यूस ईएमएफ इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम इंड्यूस ईएमएफ निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो हम फील्ड को चेंज करें, या तो एरिया को चेंज करें, या तो थीटा को चेंज करें। थीटा मतलब ओरिएंटेशन, राइट। तो हमने ये देख चुका है कि फील्ड को चेंज करने से इंड्यूस ईएमएफ कैसे बनता है, एरिया को चेंज करने से कैसे इंड्यूस ईएमएफ बनता है, लेंजेस लॉ को अप्लाई करते हुए वी हैव सीन इन आवर लास्ट क्लासेस।
अब हम एसी जनरेटर में जो मेन बात है कि हम इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनते हैं जब हम ओरिएंटेशन, कॉइल का ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, व्हेन वी चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ ए कॉइल। ओके, सॉरी, जब कॉइल का ओरिएंटेशन हम चेंज करेंगे तब जाके हमको इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, ये मेरा कॉइल था, कॉइल को हम घुमा रहे हैं इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एट टाइम टी मान लेते हैं, उसको हम जब घुमा के इस पोजीशन में ले आते हैं तो जो कॉइल का जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो दैट इज़ इसका जो कंपोनेंट अलोंग द फील्ड होगा, along the field का जो कंपोनेंट होगा that is B cos theta. So the magnetic flux linked with the coil at any time t is BA cos theta. Clear? BA cos theta. Please note कर लें। ओके बच्चों, अब बच्चों ये थीटा क्योंकि कॉइल घूम रहा है तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू दैट यू नो ओमेगा टी। तो देयरफॉर हम इसको ऐसा लिखते हैं दैट इज़ फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ऐसा लिखते हैं, राइट। अब जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ इज योर नथिंग माइनस डी फाई बाई डी टी होता है फॉर सिंगल टर्न के लिए। डैट मीन्स इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई को तो वी गेट बी ए कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा होता है फॉर सिंगल टर्न। अगर यन टर्न की बात करें तो माइनस यन डी फाई बाई डी टी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो आर्मेचर होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो डैट इज इक्वल्स टू यहाँ एक टू यन आ जाएगा, यन माइनस लगा लेते हैं, यन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये तो डैट इज कंपेयर करेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ मेरा दैट इज़ योर माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ हम सीधे कहते हैं ई इक्वल्स टू एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसको हम मैक्सिमम ईएमएफ मान लेते हैं तो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। दैट मीन्स जो भी मेरा इंड्यूस ईएमएफ आया वो साइन फंक्शन आया। तो जब इंड्यूस ईएमएफ साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन हो तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग इंड्यूस ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग इंड्यूस ईएमएफ। प्लीज़ इतना नोट कर ले। हाँ, तो बच्चों लेट अस अंडरस्टैंड कैसे इसमें साइन फंक्शन बनता है। तो अल्टीमेटली वी हैव सीन दैट इन केस ऑफ एसी जनरेटर द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो भी बनता है बाय रोटेटिंग ऑफ द कॉइल ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट की वैल्यू क्या है? ये मैक्सिमम ई नॉट है, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ एन ए बी ओमेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है जो अभी हमने डेरिवेशन किया था। तो दैट इज इंड्यूस ईएमएफ इज ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जब हम कॉइल को घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो इंड्यूस करंट बनता है, लेकिन इंड्यूस करंट के पहले इंड्यूस ईएमएफ बनता है। इंड्यूस ईएमएफ को जब रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो इंड्यूस करंट बन जाता है। तो हमने डेरिवेशन किया इंड्यूस ईएमएफ कितना बनता है जब हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं इन केस ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ बनने के कौन से तरीके हैं? चेंजिंग ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। तो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट की वैल्यू है ये, ई नॉट की वैल्यू एन ए बी ओमेगा है। तो बच्चों जब ओमेगा टी मेरा जीरो हो जाएगा, व्हेन ओमेगा टी इज जीरो, तो साइन जीरो मेरा क्या होता है? साइन जीरो इज जीरो, तो नो इंड्यूस ईएमएफ, ई इज जीरो। इसका मतलब क्या है कि जब प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू दी फील्ड, मान लेते हैं ये मेरा फील्ड है, ये फील्ड है, राइट, और प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल मतलब ये कॉइल है, मैं आपको फिगर से दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये फील्ड है, राइट, ये कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल, ये देखो ये कॉइल है, इसकी प्लेन मतलब ये वाली प्लेन, ये प्लेन, ये वाली प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन ऑफ द कॉइल। तो प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। प्लेन ऑफ द कॉइल ये फील्ड अगर मेरा ऐसा है, तो दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड। इस केस में मेरा इंड्यूस ईएमएफ जीरो है, क्लियर, दैट इज जीरो।
नाउ नेक्स्ट इज व्हेन ओमेगा टी इज 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा? जब प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड। ये देखो, ये जो प्लेन है और ये फील्ड है, ये फील्ड है और ये प्लेन है। नाउ इट इज पैरेलल, प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड। क्लियर? अब देखो कैसे एंगल 90 है। इस कॉइल का जो इस प्लेन का जो नॉर्मल है, हम एंगल कहाँ से मेजरमेंट करते हैं? नॉर्मल से। इसका नॉर्मल और फील्ड के बीच में एंगल 90 है। दैट इज प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड। प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड। नाउ एंगल इज 90। अब एंगल मतलब नॉर्मल वाली एंगल, नॉर्मल इस फील्ड के साथ एंगल 90 है। तो व्हेन ओमेगा टी इज 90 डिग्री देन इंड्यूस ईएमएफ इज ई नॉट, क्योंकि साइन 91 हो जाता है, ई नॉट हो जाता है। आप ग्राफ में भी देखते चलिए, पहले केस में क्या था? व्हेन ओमेगा टी इज 0, एंगल 0 है, दैट इज प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये था प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल और ये मेरा फील्ड। तो इस कॉइल प्लेन का जो नॉर्मल है फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 बना रहा है। तो डेट इज ओमेगा टी इज 0, थीटा इज 0। व्हेन थीटा इज 0, प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, देन नो ईएमएफ, तो ये 0 ईएमएफ है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, पाई बाई 2। 90 मतलब दैट इज प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड। प्लेन ऑफ द कॉइल, ये प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द फील्ड। इस प्लेन का जो नॉर्मल है फील्ड के साथ एंगल 90 बना रहा है, तो दैट इज 90, ओमेगा टी इज 90। तो साइन 91 हो जाता है, ई नॉट मैक्सिमम हो जाता है। तो 90 पे मैक्सिमम ई नॉट है, 90 पे मैक्सिमम ई नॉट है। नाउ थर्ड कंडीशन जो है ओमेगा टी इज पाई मतलब दैट इज व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज अगेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। प्लेन पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, अब ये ऐसा हो जाएगा, राइट? ऐसा हो जाएगा। नाउ प्लेन ऑफ द कॉइल इज अगेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, दैट इज प्लेन ऑफ द कॉइल इज अगेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो एंगल कितना होगा? एंगल इज योर दैट इज पाई, एंगल इज पाई होगा ना, ये 180 डिग्री हो जाएगा ना। ये पहले ऐसा था, ऐसा हुआ, फिर ऐसा घूम के आ गया, तो ये फील्ड है और ये दैट इज एंगल इज पाई। तो पाई में भी 0 है, पाई में भी 0 है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन ओमेगा टी इज 3 पाई बाई 2, तो दैट इज पैरेलल हो जाएगा। ऐसा था, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, तो एंगल मेरा दैट इज योर 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, दैट इज 270 डिग्री। तो अगेन माइनस ई नॉट, मैक्सिमम ई नॉट, ऐसा हो जाएगा। एंड अगेन 2 पाई घूम के फिर ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। आई थिंक अंडरस्टैंड ना? पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। 5 पोजीशन है ना? आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। पहले कॉइल ऐसा था, राइट? फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, 3 हो गया, 3 पोजीशन हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये 5 मैंने लिखा, 1 2 3 4 5, राइट? तो आपको समझने कि पहले ऐसा था, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ, पहले एंगल की बात करो, नॉर्मल के साथ ऐसा था, फील्ड ऐसा है, एंगल कितना है? 0, थीटा इज 0, राइट? फिर ऐसा हुआ, ये फील्ड है, ये नॉर्मल के साथ एंगल 90, फिर ऐसा हुआ, तो 90 के बाद ये 180 हो जाएगा ना। पहले ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, ऐसा था, ऐसा 90, तो ये 180 डिग्री बनाया एंगल, 180 डिग्री। फिर उसके बाद ये बनाया 270 डिग्री, फिर ये बनाया 360 डिग्री। एंड इन एवरी केस, ओके बच्चों, आई थिंक यू अंडरस्टैंड ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये ग्राफ बन रहा है। ये ग्राफ कैसे बन रहा है? अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल की ओरिएंटेशन, राइट? फर्स्ट में ओमेगा टी इज 0, फर्स्ट में एंगल इज 0, एंगल मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और इसका नॉर्मल, एंगल इज 0। इसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, नेक्स्ट केस में ऐसा हो गया, राइट? तो एंगल इज 90 डिग्री, और फील्ड मेरा ऐसा है, इसको कहेंगे एंगल नॉर्मल के साथ एंगल 90। प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल टू द फील्ड, उसके बाद ये अब ऐसा हो गया, तो एंगल 180 डिग्री, एंगल इज
180 डिग्री, साइन पाई 180 डिग्री 180 डिग्री, देन परपेंडिकुलर कंडीशन आ जाएगा। फिर ये ऐसा हो जाएगा, राइट, दैट इज एंगल इज 270 डिग्री 3π/2, राइट, एंड देन 2π। तो इस तरह से आपने देखा कि प्लेन ऑफ द कॉइल कैसे मेरा चेंज हो रहा है फील्ड के साथ, और कैसे ये वैल्यू आ रहा है साइन का। तो साइन का जो वैल्यू है हमको 90 डिग्री में मैक्सिमम ईएमएफ है, 270 में मैक्सिमम ईएमएफ है, एंड इट इज 0। तो इस तरह से हमको ये AC इट गिव्स अस AC दैट इज वोल्टेज और AC इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे। तो बच्चों प्लीज नोट इट डाउन, स्टार्ट। ओके बच्चों, कम हियर, नाउ लेट अस सॉल्व द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच कम्स इन द एग्जाम्स। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है इन दिस चैप्टर। ए कंडक्टिंग रॉड of length L with one end pivoted is rotated with uniform angular speed omega in a vertical plane normal to the uniform magnetic field B. Find an expression for the EMF induced in this rod. कह रहा है कि कोई एक कंडक्टिंग रॉड है L, उसकी लंबाई L है, उसका एक सिरा एक एंड फिक्स है, इस रोटेटेड विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा इन ए वर्टिकल प्लेन नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग रॉड को मतलब घुमाया जा रहा है, राइट। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ इंड्यूस इन दिस रॉड। उस रॉड में ईएमएफ कितना बनेगा उसका एक्सप्रेशन को निकालना है। तो आप प्लीज़ करिए इसको, सॉल्व इट। तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो बच्चों देखो मैं भी यहाँ कर दिया मैंने। मान लेते हैं ये फिक्स पॉइंट है और ये रोड है L जिसकी लंबाई L है। एट एनी टाइम मान लेते हैं इसकी पोजीशन P पे है और इसको हम घुमा रहे हैं। तो मान लीजिए इसको मैंने घुमाया एंगल D थीटा से, तो ये P जो है P से यहाँ पे चला गया Q, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया L D थीटा। इसकी ये लंबाई L थी, ये D थीटा थी, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा L D थीटा। तो हम इसमें एरिया, इसमें बच्चों ये एरिया कवर कर रहा है। तो कितना एरिया कवर किया, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पे DA कवर किया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय दिस रॉड इन टाइम DT इज योर हाफ L D थीटा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ L इंटू L D थीटा, दैट इज हाफ L स्क्वायर D थीटा। नाउ इंड्यूस EMF क्या होता है, d∅/dt होता है। तो फाई क्या होता है, B.A, तो BA d/dt। तो B इज कांस्टेंट, एरिया चेंज हो रहा है dA/dt। तो दैट इज वी पुट द वैल्यू हियर, dA का वैल्यू पुट कर देंगे, B कांस्टेंट, हाफ L स्क्वायर D θ/dt। नाउ दिस D θ/dt इज ओमेगा, तो दैट आवर फार्मूला इज हाफ BL ओमेगा, B ओमेगा L स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, ये एग्जाम में आता है, इस पर न्यूमेरिकल भी कुछ आता है या कभी डायरेक्ट कहता है इसको डेरिवेशन करिए। तो इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों इसी पे आधारित एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल टाइप में। ए कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज रिवॉल्विंग विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड अराउंड वन ऑफ इट्स ends perpendicular to a uniform magnetic field of 1 Weber per meter square. Find EMF in develop between the two ends of the revolving rod. वही सेम क्वेश्चन है बट न्यूमेरिकल टाइप में है, प्लीज डू इट। आई होप आपने कर लिया होगा। यहाँ भी देख लीजिए। तो सपोज ये कॉपर रोड है जिसका एक एंड ओ फिक्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड कॉइल इज रिवॉल्व दिस, ये जो मेरा कॉपर रोड रिवॉल्विंग कर रहा है इसमें, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में 50 रिवोल्यूशन कर रहा है एंड देन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रिवॉल्व कर रहा है। तो ईएमएफ डेवलप कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर दी रखी है। तो बच्चों द फ्लक्स लिंक्ड विद द एरिया दैट इज B.A होगा, B into A, that is the flux linked. Now rate of change of flux, that is B तो कांस्टेंट है, एरिया चेंज हो रही है, जैसे ये मूविंग कर रिवॉल्व कर रहा है इसकी एरिया चेंज हो रही है, पर ये रिवॉल्व परपेंडिकुलर तो फील कर रहा है, एरिया चेंज हो रही है। तो dA/dt
dA/dt। नंबर 2 dA/dt में एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना एरिया स्वेप्ट हो रही है। तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ एल है पाई एल स्क्वायर, एंड पर टाइम इज फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज द इंड्यूस ईएमएफ, एंड वी पुट द वैल्यू 157 वोल्ट। बच्चों इसका एप्लीकेशन हमारे साइकिल के टायर में होता है। साइकिल के टायर में जो स्पोक्स लगा होता है, स्पोक्स का एक इंड सेंटर में होता है, दूसरा इंड रिम में होता है, तो उसके बीच में इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होती है। वो डिपेंड करती है कि हम कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहे हैं, हॉराइजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी स्पोक्स की रेडियस, उसकी स्पोक्स की लंबाई, और वो कितना रिवोल्यूशन करता है पर सेकंड में। उसमें नंबर ऑफ स्पोक्स का कोई मतलब नहीं होता है। एक स्पोक्स में जितना वोल्टेज डेवलप होगा उतने ही वोल्टेज सभी स्पोक्स में डेवलप होंगे, क्योंकि वहाँ पे ये पैरेलल कनेक्शन होता है। एक बार सीबीएसई में पूछा था कि अगर हम साइकिल के स्पोक्स को बढ़ा दें तो क्या वोल्टेज बढ़ जाएगी, तो ये गलत है बच्चों। साइकिल के हम चाहे जितना भी स्पोक्स लगा लें, एक स्पोक्स में जितना वोल्टेज डेवलप होगा उतने वोल्टेज सब स्पोक्स में डेवलप होंगे, दैट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इस क्वेश्चन में आपने 157 वोल्ट इज़ योर आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू।